सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सेल्फ मेहदी सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो उसमें है टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कितने फेजेस में बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड किया गया है, एक एक करके मैं डिफाइन करूँगा। तो हमारे यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी कैसे कैसे टाइप्स और क्या क्या बनाते हैं। जनरली ज़रूरी नहीं कि आज हम जो बायोटेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं वो पुरानी रही हो, पुरानी वाली आज यूज़ होती हो, ऐसा नहीं है। हमारे एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है बायोटेक्नोलॉजी। इस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है जनरली, कि मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमें हमेशा कोशा रहना, प्रैक्टिस में रहना हमेशा। इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हमारे जितने भी साइंटिस्ट गुजरे उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उनका मेरा सलाम है और रहेगा इंशाल्लाह हमेशा के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया जनरली। हमारे यहाँ दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। एक कहते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड कहलाती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी आखिर जो होती है, आखिर क्या होती है, फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, आपको बताऊँगा। तो जो हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारे पुराने ज़माने में ली जाती है। पुराना ज़माना जहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई जीन कटिंग का कंसेप्ट नहीं था, आरडीएन टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पर टेस्ट बीबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन नहीं हो सकता था, बहुत सारे प्रोसेस ज़माने में नहीं थे। लेकिन क्या उस ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी थी? तो थी। ये ऐसी बायोटेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर इंसान ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे जो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अहम है हमारे लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जिसमें माइक्रोब्स को उन्होंने इस्तेमाल किया। माइक्रोब्स का इस्तेमाल करने के बाद में उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जो आज हमारे लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं, और हमारी इस ज़िंदगी से अगर उनको दूर कर दिया जाए तो आप अधूरे से महसूस करेंगे। जनरली जैसे हम देखना चाहते हैं आखिर कौन से माइक्रोब्स से उन्होंने क्या किया और उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाए, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका क्या इस्तेमाल हमारी बॉडी में है, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, तो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे तो बोर्ड पे लिखा हुआ भी नज़र आ जाता है। जनरली मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूँ, जिसको आप जल्दी से देखें और जल्दी से उसको देख कर याद करें, और नीट कॉम्पिटिशन, कोई भी एकेडमिक कॉम्पिटिशन के लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें आज हम दूसरी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर बताएंगे क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं और इसके टूल्स क्या होते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, जो देख रहे हैं उनसे सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरी इस वीडियो क्लिप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो कमेंट्स और थंबनेल ज़रूर प्रोवाइड करें। बड़ी खुशी होती है मुझे जब आपके थंबनेल देखता हूँ, थैंक यू। तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब क्या है, तो ये होती है बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मतलब है यहाँ पर कि यानी कि जो पुराने माइक्रोब्स जो आज भी मौजूद और रहेंगे इंशाल्लाह रहती दुनिया तक, उनका इस्तेमाल किया किसने, ह्यूमंस के लिए। क्या के लिए? हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो इंसान और ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिससे उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बनाया उन्होंने। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही का बनाना। ये हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ये अगर दही प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो बॉडी में ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आखिर इसको बनाने में कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल किया गया, तो हमारे सामने लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा है जो बैक्टीरिया जो दही के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। आप अगर दही बनाना चाहते हैं, दही बना सकते हैं आसानी से। दूध को बॉईल कीजिए, खूब बॉईल कीजिए, खूब बॉईल कीजिए, देन उसको फिर ठंडा कीजिए। इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको जब उंगली उसमें डाल के देखें तो उसको आपको लगे कि हाँ वो थोड़ा सा गुनगुना है, तो गुनगुने दूध के अंदर थोड़ा सा दही का पानी डाल दीजिए। उसके बाद में उसको बिल्कुल बिना हिलाए चुपचाप रख देते हैं। अब उसमें बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद में उसको दही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दही में जब कन्वर्ट हो जाता है तब जाकर हमारी दही का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस दही का आप इस्तेमाल इतना इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा। हर जगह दही इस्तेमाल होती है, कुछ भी प्रोडक्ट बनाए। चलिए खैर, तो यहाँ जो है लैक्टोबैसिलस है। इसी तरह से ब्रेड बनाते हैं हम। ब्रेड बनाने के लिए हमारे यहाँ पर एक ईस्ट यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और उसकी जो स्पीशीज़ है हम उसे कहते हैं सैक्रोमाइसिस स्पीशीज़। सैक्रोमाइसिस स्पीशीज़ एक फंजाई की स्पीशीज़ है जिसको हम बैकर्स स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या कहते हैं, ईस्ट बनाता है। ईस्ट को जनरली हम जानते हैं ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट मैं आपको बता दूं, ईस्ट कहते हैं खमीर को। जनरली हम सब लोग जानते हैं खमीरा, खमीरा या खमीर क्या होता है। तो खमीर जो होता है उसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। तो ईस्ट करती क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में उसमें से CO2 रिलीज होती है, जो उसका एंड प्रोडक्ट कहलाता है।
ठीक है। जब एंड प्रोडक्ट उसमें से रिलीज होता है तो छोटा सा साइज जो था हमारे यानी कि आटे का, वो क्या होता है उसमें से जहाँ CO2 रिलीज होगी वहाँ से, और CO2 रिलीज होने के बाद में साइज उसका इंक्रीज और काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्रेड बंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें बनाएंगे, विनेगर बनाया गया, वाइन बनाया गई, बियर बनाई गई, अल्कोहल बनाया गई, इडली, डोसा, चीज़, पनीर, XYZ, ये सारी की सारी कहलाती है हमारे लिए क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ये पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए इंसान ने इंसान के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। मैं हमेशा भी कहता हूँ उनके लिए सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इन चीज़ का प्रिपरेशन किया था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल है उनका। इसी तरह से हम अब चलते हैं कि दूसरी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, ख़ास तौर से मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, DNA को कट कर सकते हैं, मन चाहा डिज़ायरेबल सेगमेंट उसमें पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम रोल अदा करती है हमारे यहाँ पर। आज हमारे यहाँ जीन्स के अंदर कोई भी करेक्शन ऑफ जीन्स है, यानी कि कोई यानी कि रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, हम उसको दूर कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। लीथल कंडीशन में कभी नहीं कर सकते अगर डोमिनेंट स्टेज हो जाती है। खैर, लेकिन ये इतना आसान लगता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं करता क्या है। तो हाईली न्यू एंड यूजफुल ट्रेड्स इन क्रॉप वैराइटीज एंड एनिमल ब्रीड्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल करने के बाद एनिमल वेराइटीज़ को डेवलप किया जा सकता है, ब्रीड को, नई वेराइटीज़ को। इस तरह से क्रॉप ब्रीड्स भी हम इसमें बना सकते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ BT कॉटन बना गया। देखिए, BT कॉटन एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए हमारे जो कॉटन होता है, जिसे हम कपास कहते हैं, उसका फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है, सब जानते हैं, लेकिन उसका प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो BT कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया कि जिसको कोई भी इंसेक्ट जब उसको खा लेता है, उसके बाद में बॉडी में उसको साइड इफेक्ट होता है, उसकी जो गट होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो बस्ट हो जाती है, एलिमेंट्री कैनाल, और डेथ हो जाती है। तो उसके पास कोई भी यानी कि बोरर नहीं आते। बोरर मीन्स बोर करने वाले, यानी कि उसके जो रॉबरी करते हैं, खाते हैं उसको। तो ये क्या है कि हमारे बायोटेक का पार्ट है। नो डाउट बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं फिलहाल। अब आगे चलते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं किसके ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी कह दिए उसको, या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दिए, दोनों एक ही बात होते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ देखेंगे कि टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी से मतलब है कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाएगा उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, उसको डिटेल मिलेगी आपको एक एक करके। तो यहाँ सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन रेट इंक्रीज करता है, यानी कि एक्सीलरेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कि एक्सेलरेशन का मतलब हो गया यहाँ पर कि अगर हमारा इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं जाता, जैसे ये तो हार्मोन है, जैसे हमारी माउथ के अंदर होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम तो एक एंजाइम है ना, अगर वो हमारे माउथ क्यूट में नहीं होता तो स्टार्च कभी भी माल्टोज में ब्रेक नहीं होता, डाइसेक्राइड में नहीं टूटता। तो ये क्या है कि क्रिएशन रेट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंजाइम्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे चार तरह के एंजाइम दे रखे हैं, लाइगेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइजिंग एंजाइम्स और पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम ऐसे हैं कि जो इस टूल के लिए, यानी कि टूल्स कहलाते हैं RDNA टेक्नोलॉजी के लिए। अगर ये नहीं होते तो हम RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। तो ये कैसे कैसे काम करते हैं वो आपको डिटेल में प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद में होस्ट ऑर्गेनिजम्स, होस्ट यानी कि जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वेक्टर, वेक्टर का क्या है कि जब हमने मैनिपुलेशन कर दिया तो DNA किस में पुट किया जाए, उसमें इंसर्ट किया जाए और इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसको फिर हम इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें यहाँ, 3 चीज़ें और 4 हमारे एंजाइम से इसकी डिटेल मिलेगी। लेकिन उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट का नाम भी आपको बताता चलूँ जिसने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमारे यहाँ। जैसे यहाँ पर आते हैं आर्बरनाथन एंड स्मिथ, 1970। बहुत पुराना ज़माना है, जब हमारी पैदाइश भी नहीं होती, उस ज़माने से पहले के ही साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, इन्होंने इतनी डिस्कवरीज कर दी थी कि उस ज़माने का ये एक बेहतरीन वो था कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उन्होंने सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का आइसोलेट किया। कहाँ से, क्या ये भी क्वेश्चन आया था, तो उसका नाम दे रखा है यहाँ पर, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। तो उन्होंने सबसे पहले उस एंजाइम को निकाला जिसका नाम कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये न्यूक्लियस एंजाइम फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनके सारे जो टाइप्स मैं सब डिटेल से प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ अभी नाम याद कर लीजिए। इससे अगली जो क्लिप आएगी कौन सा एंजाइम कैसे काम करेगा, सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन है, उसकी डिटेल में आगे वाली जो पार्ट नेक्स्ट आएगा उसमें इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा।
तो ये जो पहला हमारा रेस्टिशिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाया था वो स्मिथ नाथन आर्बन ने बनाया था, निकाला था 1970 के अंदर, जब पैदाइश भी नहीं हुई थी। सोचिए कितना पुराना ज़माना, उन्होंने इस एंजाइम को निकाला जो बेहतरीन। और काम क्या है इसका, किसी भी डीएनए के पार्ट को जाकर स्पेसिफिक पार्ट को कट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सारा डिसॉल्व हो जाएगा डीएनए हमारा, डीएनए ख़राब हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि कितनी क्वांटिटी में, यानी कि परफेक्शन के साथ में उसमें हमें इंट्रोड्यूस कराना होगा डीएनए से, वो भी डिटेल आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। नेक्स्ट इसमें आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट गुजरे यहाँ पर, उसके बाद में देखेंगे हम लोग चैंग एंड स्टैनले कोहेन 1973। इन्होंने जनरेट किया था पहला आरडीएनए। दुनिया में सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो किसने किया था, कोहेन एंड कोहेन और चैंग ने किया था। कब, 1973, हमारी पैदाइश से पहले। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972। इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसने आइसोलेट किया, किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस एंजाइम किसने यूज़ किया, सबसे पहले आरडीएनए किसने बनाया। तो सारी चीज़ें आपके साथ पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ चलते हैं, हमारे जो भी एंजाइम्स हैं कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, जो हमारे स्मिथ नाथन इन्होंने दिए, चैंग कोहेन ने दिए और हमारे हर्बर्ट बोयर ने दिए। अब इसके साथ में चलता है हमारे जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर, लैगेज एंजाइम करते हैं क्या, बस शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। लैगेज एंजाइम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब है यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला। जब हम डीएनए को कट करेंगे, पर्टिकुलर डीएनए को कट करेंगे तो कैसे काम करता है, तो आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई डीएनए है, पर्टिकुलर डीएनए ये है। ठीक है, हमें यहाँ से पता है कि इस एरिया में, यहाँ पर जो मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर यहाँ पर क्या है बेटा, कि डिफेक्टिव जीन है। ये डिफेक्टिव जीन इतना घातक हो सकता है हमारे लिए कि इंसान के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ कर सकता है, उसको जीनोटाइप चेंज कर सकता है, उसका फिनोटाइप चेंज कर सकता है। तो आज हमारे पास ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिसका नाम है रेस्टिशिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो इस डीएनए के अंदर जाएगा, उसको पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर सकता है बेटा, कट कर सकता है। और कट करने के बाद में वो यहाँ से डिलीट कर दिया, मान लीजिएगा एक छोटा सा पार्ट यहाँ से डिलीट कर दिया उसने। किसने किया, ये रेस्टिशिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कट कर देता है। लेकिन अब जो कट हुआ पार्ट है, क्या उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा भाई, अगर कट हो गया तो एबनॉर्मलिटी होगी, जीन्स कम हो गई यहाँ से तो। लेकिन वो एरिया ख़राब हुआ, यहाँ से उसको हटाया हमने कि जो खास उसे हमारे इन्फेक्शन कर सकता है, एबनॉर्मलिटी को शो कर सकता था। तो आप क्या करते हैं, इस लैगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया गया और इसको बोला गया मॉलिक्यूलर ग्लू। वो जाएगा यहाँ पर, इसको जाकर पर्टिकुलर पार्ट को जाकर जोड़ देता है। ये कहलाता है लैगेज एंजाइम का काम है। ठीक है, रेस्टिशिया एंजाइम बता चुका हूँ कि क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को जाकर कट करता है। लाइसिन एंजाइम ये किसी भी डीएनए जो हमारे स्पाइरली ट्विस्टेड होता है उसको बेटा ओपन कर सकता है, जिसे कहते हैं लाइसिंग एंजाइम। लाइसिस से बना है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला। ऐसे डीएनए के अंदर जो हमारे दो स्पाइरली ट्विस्टेड होती हैं हमारे डीएनए, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में आते हैं उनको आइसोलेट कर सकता है, कौन करेगा, लाइसिंग एंजाइम्स। इसी तरह से लास्ट में आता है पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम आप पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर जो खास सोर्स है डीएनए था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। डीएनए था एक, कहीं से किसी का मर्डर हुआ या उसका रेप हुआ या किसी का कोई क्रिमिनल टेंडेंसी पाई गई, उसका अगर हमें बाल मिल जाता तो हमारे पास डीएनए आ जाता है। डीएनए था मान लीजिए एक, और हमने उस पर काम करना शुरू किया, रेस्टिशिया एंजाइम को हमने उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया, पता लगा थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा हो गई तो पूरा पता लगा पूरा डीएनए ही डिसॉल्व हो गया। अब क्या किया जाए, डीएनए तो ख़राब हो गया। तो अब ये उस ज़माने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो बहुत अच्छा एक मतलब पैटर्न निकाला गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहते हैं जिसको हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम एक डीएनए से बिलियंस अबाउट डीएनए का फॉर्मेशन करा सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। लेकिन सबसे पहले डीएनए तो चाहिए ना, जिसका हमें वो बनाना है, पॉलीमरेज कराना है। तो ये हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम कहलाता है, ये क्या करता है, आरएनए हो चाहे डीएनए हो, उसकी ना बहुत सारी कॉपी बना सकता है। इसका नाम रखा गया पॉलीमरेज, यानी कि एक से ज़्यादा पॉलीमर बनाने वाला। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़फुल एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स की डिटेल में अगली वाली क्लिप में मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है ही कि थंबनेल ज़रूर प्रोवाइड करें। मुझे बड़ी खुशी होती है और जो आपकी जो कमेंट्स हो वो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। थैंक यू।